अब कोई भी पार्टी अगर किसी पार्टी को सपोर्ट करती है सरकार बनने के लिए तो मलाईदार मंत्रालय लेती है। ये नोन है, लालू जी हमारे हैं, ममता जी हमारी हैं, नीतीश जी हमारे हैं। रेलवे मंत्रालय से ज़्यादा मलाईदार क्या होता है? लेफ्ट ने कहा हमें मंत्रालय नहीं चाहिए, हमें भारतीय शिक्षक संस्थान। जब भारत हिंदी चीनी भाई भाई बोल रहा था तो वो वन वे ट्रैफिक था, भारत बोलता था, चाइना ने कभी नहीं बोला भारत हिंदी चीनी भाई भाई। और जिस गांव में ठाकुर खुद अपनी लालटेन लेके चलता था वहाँ मस्जिद से लाउड स्पीकर से अजान होती। भारत अपना सोचने लगे तो उसमें सबसे पहला रोड़ा जो आया था वो शास्त्री जी। बाकी सारे प्रधानमंत्री चुन के नहीं आए थे, थोपे गए थे, इंक्लूडिंग शास्त्री जी। जब 18 को रिपोर्ट नहीं करा जाता है ना तो उनको समझ में आ जाता भाई साहब चुपचाप घर में बैठे रहो, वरना साले ये मार भी देंगे, शहीद भी नहीं होने देंगे और कहाँ फेंक के जाएंगे ये भी पता नहीं। तो आज आपकी जो 8 लाख गाड़ियाँ हैं और राहुल गांधी बोलते हैं 25% अनएम्प्लॉयमेंट है, तो भैया ये गाड़ियाँ बनाने मार्स से आए हैं लोग या एलियन आए? वरना भारत की आज़ादी 1943 में मिल चुकी और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। कृष्ण से पहले राधा आती है, शंकर से पहले उमा आती है, राम से पहले सीता आती है। उस देश को आप फेमिनिज्म सिखाओगे? अब हम सर्जिकल स्ट्राइक के लिए अमेरिका से परमिशन नहीं लेते, हम ठोक के आ जाते हैं। अमेरिका पाकिस्तान को बोलता है भाई भारत कुछ करने वाला है, तो अमेरिका उसको बोलता है देख हम तो कुछ कर नहीं सकते, तू सुधर ले। तो वो समय आ गया है मित्रों की सनातन दुनिया पे राज है। और 2029 का रिजल्ट है भाजपा 375 प्लस। नहीं, हम सभी जानते भी हैं, पहले भी सुन चुके हैं। आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोग अभी सुन रहे हों और आगे सुनेंगे। आज का जो विषय हमें दिया है लेफ्ट राइट पॉलिटिक्स, मैं इस पर आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये चीज मैंने कई बार कई लोगों से ये प्रश्न किया मैंने। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, 1925 में ही यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की भी स्थापना हुई, जिसको अभी आप आजकल हम लोग लेफ्ट का सबसे बड़ा सर्वे सर्वा मानते हैं। एक विचारधारा आज पल्लवित पोषित होती जा रही है, उसको समाज ने आत्मसात कर लिया है। एक विचारधारा जिसके हाथ खून से रगे हुए हैं। मुझे लगता है कि पूरे विश्व में इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया तो कम्युनिज्म ने, लेकिन आज वही इस्लाम कम्युनिज्म की गोद में बैठ गया है। अगर वही कम्युनिज्म एक सालों के अंतर पे इतना कमजोर हो गया है कि ना तो उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि बची है, ना राजनीतिक बची है, आर्थिक रूप से तो वो वैसे ही खत्म है, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में नैरेटिव उसका कौन सेट कर रहा है? 2 सवाल हैं आपके। एक तो मैं हिस्टोरिकल आंसर दूंगा, और जो लोग राजनीति पुरानी समझते हैं, यंग जनरेशन को तो इतना नहीं पता होगा। लेट 70s में जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी, चुनाव हुए थे, तो उन्हें बहुमत से कम वोट मिले थे और उनको एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए थी। तो उन्होंने लेफ्ट पार्टी से अप्रोच करा कि आप हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक, अब कोई भी पार्टी अगर किसी पार्टी को सपोर्ट करती है सरकार बनने के लिए तो मलाईदार मंत्रालय लेती है। ये नोन है, लालू जी हमारे हैं, ममता जी हमारी हैं, नीतीश जी हमारे हैं। रेलवे मंत्रालय से ज़्यादा मलाईदार क्या होता है? डिफेंस मंत्रालय भी रहें, तो सारे मलाईदार मंत्रालय लिए जाते हैं। लेकिन लेफ्ट ने क्या करा था? लेफ्ट ने कहा हमें मंत्रालय नहीं चाहिए, हमें भारतीय शिक्षक संस्थान और इंटरटेनमेंट के जो भी बोर्ड हैं और संस्था हैं उनकी अध्यक्षता चाहिए, वहाँ के अपॉइंटमेंट हम करेंगे। कहने का अर्थ यह है कि वाइस चांसलर आप अपॉइंट करेंगे, प्रोफेसर्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, सेंसर बोर्ड,
वहाँ उन्होंने लाल सलाम का बीज डाला, वामपंथ का बीज डाला, क्योंकि वो 5 साल की सरकार के लिए काम नहीं करते थे, उनका सोच 50 साल की थी। जब भारत हिंदी चीनी भाई भाई बोल रहा था तो वो वन वे ट्रैफिक था, भारत बोलता था, चाइना ने कभी नहीं बोला भारत हिंदी चीनी भाई भाई, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी डिफाइंड थी, उनको कहाँ पहुँचना है, लेकिन हम हिंदी चीनी भाई भाई में फंसे हुए थे। ये हो गई पहली चीज़ जहाँ से वामपंथ का दबदबा फिल्मों में आया, और उसका बाद नतीजा ये है कि शोले पिक्चर में मंदिर के पीछे बैठ के हिस्सेदारी होती थी। पूरे गांव में 2 लोग समुदाय के थे जिनकी चकाचक मस्जिद थी, और जिस गांव में ठाकुर खुद अपनी लालटेन लेके चलता था वहाँ मस्जिद से लाउड स्पीकर से अजान होती थी। नैरेटिव ऐसे सेट कराया जाता है, ब्रेन वो, इसीलिए मैंने वो ताली आपसे बजवाई, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल करना है वो फिल्में करती हैं, वो आपके सीरियल करते हैं, जो टीवी पे आप सीरियल आते, वो जो एक नैरेटिव वहाँ सेट करना शुरू हुआ था। फिर क्या हुआ कि उस समय जो कम्युनिस्ट थे वो सोवियत संघ से कंट्रोल होते थे। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि इस एरिया में, इस खित्ते में 3 कम्युनिस्ट नेशन थे। एक सोवियत संघ, मैं रशिया शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं सोवियत संघ बोल रहा हूँ। दूसरा चाइना, और तीसरा आप बिलीव नहीं करेंगे बहुत सारे लोग, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक कम्युनिस्ट नेशन था, इस्लामिक नेशन नहीं था। जो रशिया वहाँ पे सोवियत संघ ने इन्वेड करा था अमेरिका को बाहर रखने के लिए, वो ये था ताकि वो कम्युनिज्म को वहाँ प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड हुई थी, जिसमें अनफॉर्चुनेटली भारत बीच में था। भारत का वेस्ट, एवरीथिंग फ्रॉम द वेस्ट to be controlled by CIA, and everything toward east to be controlled by KGB। और यही कारण था कि जब चैलेंज हुआ कि भारत की अपनी सोच बदले, भारत अपना सोचने लगे, तो उसमें सबसे पहला रोड़ा जो आया था वो शास्त्री जी थे। बहुत सारे लोग इस बात को बिलीव नहीं करेंगे कि भारत में चुने हुए प्रधानमंत्री केवल 2 हैं, अटल जी और मोदी जी। बाकी सारे प्रधानमंत्री चुन के नहीं आए थे, थोपे गए थे, इंक्लूडिंग शास्त्री जी। लेकिन शास्त्री जी ने काम ऐसा करा था कि अगली बार वो अपने नाम से चुनाव जब लड़ते तो जीतना निश्चित था। तो वो जो डिफ्रेंसिएशन था CIA और KGB का, उसी तरीके में जब 1991 में सोवियत संघ टूटा और रशिया बना, तो वो कम्युनिज्म का झंडा चाइना ने अपने हाथ में ले लिया। और इसी कारणवश 68 में KGB के द्वारा एक एसेट को भारत के प्रधानमंत्री के घर में सेटल किया गया, बड़ी कोशिश करके और बड़ा स्ट्रैटेजिकली। जो उस घर में और चैलेंजेस थे प्रधानमंत्री के पद के लिए, उन चैलेंजेस को ख़त्म किया गया और पूर्ण रूप से उस घर पे उनका कब्ज़ा हो गया। ये काफ़ी किताबों में लिखा हुआ है, मित्रकोन आर्काइव अगर आप पढ़ेंगे तो उस बुक पे भी लिखा हुआ है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ का टूटा और चाइना के हाथ में झंडा गया, तो वो चीज़ कम्युनिस्ट के नेता चाइना हो गए। अब वो सारा नैरेटिव वहाँ से डिफाइन होता है। आप सबको पता है 2008 में एक MOU साइन हुआ था, बड़ा फेमस MOU है, दुनिया में किसी ने नहीं देखा है परिवार के अलावा। अब आप खुद अंदाज लगाइए ऐसा क्या था उस MOU में कि जो देश से छिपाया जाए। पहली चीज़ तो वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ साइन हुआ था, ऐसा तो कभी दुनिया में सुना ही नहीं है।
लेकिन चलो हो भी गया, हो सकता है देश हित का हो, तो किसी ने देखा, किसी ने पढ़ा, उनके पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने भी पढ़ा नहीं ना। क्या था उसमें? उसमें बड़ी सीधी सीधी चीज़ें थी। भारत फ्री ट्रेड, यानी चाइना से जो भी माल आएगा उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, वो मैन्युफैक्चरिंग है, हम कंज्यूमर हैं। पहली चीज़। डोकलाम का रास्ता, गलवान का रास्ता अरुणाचल सिक्किम को उनको देना। क्यों? अगर आपने सिक्किम और डोकलाम का मैप उठा के देखेंगे, अगर आपने डोकलाम उनके कंट्रोल में दे दिया तो सिक्किम गया, और सिक्किम अगर गया तो वो सीधा रास्ता बांग्लादेश जाता है हार्बर पे। चाइना की कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उनका एक ही मंत्र है, धंधा। जो कम्युनिस्ट यहाँ नहीं सोचते, वो वहाँ पर केवल धंधा है। तो ये सारी चीज़ें थीं, और इसी तरह से कंज्यूमरिज्म बढ़ा। अब पहले नक्सल थे, जब से सोशल मीडिया आया, टीवी आया, अखबार में लिखना शुरू हुआ लोगों का, तो धीरे धीरे करके अर्बन नक्सल ज़्यादा आ गए। क्योंकि जो शुरुआत से सोच थी, वो सोच माइंडसेट के साथ खेलने की थी। और दूसरी बात जो आपने बोली, इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट का एक साथ, इसको सबसे अच्छा सीखने का तरीका ये है, आप सब ने तरबूज खाया है ना? खाया नहीं खाया है? बाहर से कैसा रंग होता है, अंदर से कैसा रंग होता है? बस यही वो संबंध है। डॉक्टर साहब, आपकी बात सुन के मेरे मन में एक प्रश्न और उठा है। मैं देख रहा हूं पिछले लगभग 5-7 सालों से सोशल मीडिया पर ही अगर जैसे बात की जाए, बहुत एक्टिवनेस आई है। एक भी बात अगर गलत आती है तो एक ऐसा पक्ष है जो उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है, लेकिन वही पक्ष यदि प्रधानमंत्री भी कोई ऐसा काम कर दे जो उसके मन को नहीं भा रहा, तो वो प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ता। और उस समय जो लेफ्ट नैरेटिव वाले लोग होते हैं, वो यदि प्रधानमंत्री के साथ खड़े होते हैं तो ये वाला उनका खुद का वर्ग उनसे दूर हो जाता है। आप इस पूरी स्थिति को कैसे देखते हैं? और यदि वो उनसे दूर हो रहा है तो वो फिर उनका कैसे होगा, और कैसे वो फेक नैरेटिव को खत्म कर पाएगा? देखिए, मेन दिक्कत यहाँ ये पर है कि सोशल मीडिया में जैसे कि शुरुआत के इनॉग्रल सेशन में बात हुई थी, सोशल मीडिया सब कुछ नहीं है लेकिन ज़रूरी है। और मेरे को तो खैर ट्विटर से बाहर निकाल दिया है, 4 बार कोशिश करी, मैंने कहा बाढ़ में जाओ यार, नहीं आ रहा मैं, जंगल राज है वहाँ पर, ठीक है ना। मुझे कोई शौक़ नहीं है 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर्स का, मैं शांति से अपना काम करता हूँ। फिर फेसबुक पकड़ा, वो 5 दिन चलता है, 30 दिन ब्लॉक हो जाता है। आजकल ब्लॉक है, इसलिए फेसबुक के मित्रों को नहीं बता पाया, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। मैंने पकड़ा टेलीग्राम चैनल, और वो अभी हमारा 60,000 लोगों का परिवार है, 30,000 लोग कम से कम हर पोस्ट को पढ़ते हैं, यानी मेरी रीच ट्विटर से कहीं ज़्यादा है। डिफाइंड ऑडियंस है, डिफाइंड परिवार है, सबको पता है। बहुत सारे युवा, अभी मैंने शुरुआत में जब ताली बजवाई थी तो मैंने वो ताली बजाने की एक्सरसाइज आपको साबित करने के लिए नहीं करी थी, बल्कि सुबह से जो सेशन अभी तक हो रहा है उसकी समरी थी वो। सोशल मीडिया में हम दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम रिएक्टिव हैं, हम रिस्पॉन्ड नहीं करते। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मैं यहाँ आपकी सोच बदलने नहीं आया हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है मैं आपकी सोच बदल सकूँ, मैं आपको सोचना सिखाना चाहता हूँ, ताकि कल आपको किसी गौरव प्रधान की ज़रूरत ना पड़े, सुरेंद्र की ज़रूरत ना पड़े, हमारे सुशांत की ज़रूरत नहीं पड़े, आप खुद संपन्न हो। आप में से कोई गौरव प्रधान, सुशांत, सुरेंद्र पूर्णिया निकले, वो हमारी कोशिश है। तो हम आपको आपकी सोच बदलना नहीं सिखाते,
आपको सोचना सिखाते हैं। एक उदाहरण थोड़ा सा अगर चाहूँ तो, प्रधानमंत्री ने कोरोना काल आया, हमें तो पता था क्या होना है। 17 मार्च का ब्लॉग है मेरा, 3rd वेव तक सब कुछ उसी दिन लिख दिया था और ऐसे ही हुआ। खैर, लॉकडाउन लगा, पैनिक में लगा, कैसे लगा वो बात की चीज़ है। सुशांत ने भी बात करी थी, औरों ने भी बात करी कि हमारे पास तो मास्क भी नहीं थे। उस दिन हमें पता चला भारत में मास्क ही नहीं बनते, वो भी चाइना से आता है। आपने 130 करोड़ के देश को घर में बंद कर दिया। आप बोलिए वो पैनिक था या जो भी था, लेकिन बंद करना ज़रूरी था क्योंकि भारत की डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर लोगों की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका। यानी यहाँ पर वायरल स्प्रेड जो होगा, जो हमने डेटा एनालिटिक्स से कैलकुलेट करा था, 9 करोड़ डेथ गारंटीड थी, 9 करोड़ कम से कम। अब हमें प्रिवेंट कैसे करना है? हमने लोगों को बंद कर दिया। लेकिन भूख एक ऐसी चीज़ है कि आदमी घर से बाहर निकलेगा अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। अगर हमने भूख पे कंट्रोल कर दिया तो कोरोना को फैलने से हम बचा लेंगे, क्योंकि लोगों का फिर एजिटेशन नहीं होगा, प्रोटेस्ट नहीं होगा, एनार्की नहीं होगी। यही काम हमने डीमोनेटाइजेशन में करा था। हमने उन्हें छुट्टे नोट नहीं दिए, हमने 2000 कर दिए। चल भाई 2000 रुपये तो जेब में आए ना मेरे, है कि नहीं? तो आपने अनाज के भंडार खोल दिए। अब आप इसका इकोनॉमिक साइड देखिए, जो हमारा मीडिया बात नहीं करता, या जो खैर इंटेलेक्चुअल तो मैं हमेशा कहता हूँ समबडी हु इज एजुकेटेड मोर देन हिज मेंटल कैपेसिटी, उनको मैं इंटेलेक्चुअल बोलता हूँ। तो हम तो भाई छोटे मोटे पढ़े लिखे लोग हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। आपने अनाज के भंडार खोल दिए, लेकिन आप डेट देखिए, अनाज के भंडार कब खोले? मार्च में। मार्च में क्या आता है? रबी की फसल। रबी की फसल किसान, उस समय प्रोक्योरमेंट कौन करेगा? एफसीआई। एफसीआई किसकी? सरकारी। भारत का 90% 95% अनाज एफसीआई प्रोक्योर करता है। आपके अनाज भंडार भरे हुए हैं, आप किसान से नहीं लोगे तो आप क्या करोगे? किसान अपना माल रखेगा जो उसको कंज्यूम करना है, बाकी वो फेंकेगा। या अगर आपने उसको ले लिया, आपका गोदाउन में जगह नहीं है, आप 1 रुपये किलो वो अनाज सड़ेगा, आप 1 रुपये किलो शराब की दुकान पे कंपनियों में उसको बेचोगे। तो आपने क्या करा? आपने कहा अनाज खोल दो, सबको फ्री अनाज दो। 80 करोड़ भारतीयों को फ्री अनाज दिया। मतलब इतना अनाज अब तक हम दे चुके हैं कि पूरी दुनिया को हम बैठाल के 6 महीने खिला दें बिना काम के। इतना अनाज आज की डेट में हम बांट चुके हैं। आपने जब अनाज के गोडाउन खोले तो गोडाउन खाली होने लगे। आपने क्या करा? आओ किसान, तुम्हारी फसल है, बेचो। हमने उनकी फसल प्रोक्योर करी, गोडाउन में स्टे करी, उनको पैसे मिले। उन्होंने जो कर्जे लेके फसल उगाई थी, उन्होंने वो कर्जे वापस करे, पैसे अपने पास रखे, अगली फसल की तैयारी करी। फार्मर सुसाइड हुई? कोरोना काल में फार्मर सुसाइड हुई? आपने प्रिवेंट कर ली। आपने सारे लोगों को अनाज देके उनको घर में रख दिया, कोरोना फैलने से बचा। अब सवाल ये है कि कोरोना एकदम जाने वाला तो है नहीं, 1 1.5 साल रहना है। तो आपने, अब सरकार कोई काम करेगी, कुछ बनाना है सरकार को, तो पहले टेंडर होगा, 6 महीने स्टडी होगी, टेंडर होगा, टेंडर क्लियर होगा, फिर बनाने लगेंगे। 2 साल निकल गए, मतलब 4 फसलें आपकी निकल गई। गोडाउन आपके पास सीमित है। आपने क्या करा? अपने गुजरात वाले मोटा भाई को फ़ोन करा, भाई ऐसा है साइलोज बना ले, सारे किराए पे हम ले लेंगे। अब किराए पे तो टेंडर चाहिए नहीं, क्योंकि एक ही बंदे के पास है। मोटा भाई को टेंडर निकालना नहीं है। उन्होंने रात को चेक साइन करा $2 बिलियन का। कल से साइलोज बनने लगे पूरे भारत में। 1 1.5 महीने 3 महीने में साइलोज बन के तैयार हो गए। नया अनाज आपने साइलोज में रखना शुरू कर दिया। अब आपके भंडार भरे हुए हैं, साइलोज भरे हुए। साइलोज वो होते हैं जहाँ 25 साल अनाज भी उसी क्वालिटी का आप मेंटेन करके रख सकते हैं। इट इज़ हाईली टेक्निकल, टेक्नोलॉजिकली एडवांस फूड स्टोरेज सिस्टम। क्योंकि एफसीआई के पास
गोडाउन्स नहीं है, सारे किराए के हैं और बहुत सीमित हैं। आपने सुना होगा पासवान जी जब मंत्रालय थे, उन्होंने कहा हमारी प्रायोरिटी होगी गोडाउन्स बनाना क्लोज जहाँ पर फसलें हैं वहाँ पर। तो आपने किसान की मौतें बचा ली, आपने किसान को एम्पावर कर दिया पैसे देके कि वो अगली फसल उगाए, आपने बिजनेस को इन्वॉल्व करा, साइलोज बना ले जो सरकार नहीं कर सकती, आपने एक्सेस अनाज वहाँ पर स्टोर कर दिया। उसके बाद आपने बाइडेन चाचा को फ़ोन करा, बेटा बर्गर तो तुम खाओगे, बनाओगे तो गेहूं से ना, गेहूं हमारे पास है, चाहिए। अब हमारे प्रधानमंत्री गुजराती हैं। अभी मैं अहमदाबाद होके आया, किसी ने मेरे को बोला कि सर आप एंटरप्रेन्योरशिप पे एक यहाँ पर वर्कशॉप कीजिए। मैंने कहा गुजरातियों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाना, इससे ज़्यादा मूर्खता तो कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप तो उनके खून में है ना। उनको ये बताना है कि भाई नई अपॉर्चुनिटी क्या है, उनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर, कहने का अर्थ ये है कि, और दूसरी तरफ हमारे पहले सरकारें थीं, भाई तुम गड्ढा खोद दो, तुम जाके गड्ढा भर दो, कल तुम फिर गड्ढा खोदो, कल तुम फिर गड्ढा जाके भर दो, चलता रहा सालों। पेपर पे कोई गड्ढा खोद रहा है, एक गड्ढा भर दिया। अब वहीं पर अगर मान लीजिए मोदी जी होते, क्षमा कीजिएगा मैं ना मीडिया से हूँ ना मेरी कोई ऑब्लिगेशन है किसी पार्टी पे, इसलिए मैं नाम लेके बोलता हूँ, बिंदास बोलता हूँ, तो कुछ गलत बोल जाऊँ तो माफ़ कीजिएगा। तो कहने का अर्थ है अगर उस टाइम मोदी जी होते, वो कहते चल भाई तू गड्ढा खोद, उसने गड्ढा खोदा, किसी को बुलाते पानी भर, एक गार्डनर को बुलाते, इसको बोलते यहाँ पर गार्डन बना, थोड़े हमारे युवा मित्रों के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए बेंचेस डालो, वो पूरा उसको रेवोल्यूशनाइज कर देते और वहीं से रेवेन्यू जनरेट कर देते। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया कि जो काम अब हम आज करते हैं इसके पीछे स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहले की सरकारें, मैं किसी सरकार को बुरा नहीं कह रहा, क्योंकि 70 साल इस देश चला है और 70 साल चला है, आगे भी चलेगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। ना सनातन खत्म होने वाला है, ना भारत खत्म होने वाला है, बल्कि सनातन सभ्यता का सूर्य उदय हो चुका है। और सनातन सभ्यता का सूर्य उदय उस दिन हुआ था जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री के नए हवाई जहाज पे एक तरफ इंडिया लिखा है, एक तरफ भारत लिखा है। क्योंकि इंडिया को भारत बनाने के लिए पहले दुनिया को ये बताना ज़रूरी है सिंबॉलिक तरीके से कि ये इंडिया है, इसका हिंदी भारत है और इसको हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। तो अगर आपको कल वो ऐसी लिखी हुई पिक्चर मिले तो मतलब भारत है। इससे पहले मेजर साहब का सत्र था, मेजर साहब ने कहा कि 1 करोड़ बाबर की औलादें, 1 लाख चलिए 10 लाख मान लीजिए जो इस देश में नैरेटिव सेट कर रहे हैं, तो क्या 150 करोड़ की जनसंख्या में नैरेटिव सेट हो रहा है? जबकि भारत तो गांव का देश है, 60% जनसंख्या आज भी गांव में है, वहां तक कैसे नैरेटिव ये लोग पहुंचा पा रहे हैं? सुरेंद्र को सुनने के बाद, मतलब मेरा तो खैर फौज से बहुत पुराना रिश्ता है, हम वहीं बैठे रहते हैं, लेकिन आप लोगों को अंदाज लग गया होगा कि पैरा एसएफ के कमांडोज काम कैसे करते हैं। क्योंकि जो इंसान स्टेज पे इतना भड़क जाए वो फौज फील्ड में कितना भड़केगा। सुरेंद्र गलत बोल रहा हूँ? हम तो वहाँ जाके सोचते ही नहीं हैं कि अब आप लोग समाचार पे डिपेंडेंट हैं, भाई 2 आतंकवादी मार दिए, बड़ी अच्छी बात है, 2 और आ जाएंगे, 2 और को मार देंगे। ऐसा नहीं होता है अब होता ये है 20 को ठोक दो, रिपोर्ट 2 करना।
जब 18 को रिपोर्ट नहीं करा जाता है ना, तो उनको समझ में आ जाता, भाई साहब चुपचाप घर में बैठे रहो, वरना साले ये मार भी देंगे, शहीद भी नहीं होने देंगे, और कहाँ फेंक के जाएंगे ये भी पता नहीं। तो काम करने के तरीके हमारे बदल चुके हैं पूर्ण रूप से। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको, काम कैसे होता है अब। उज्ज्वला योजना, नैरेटिव क्या है, भाई महिलाएं हैं, चूल्हे में उनकी दम घुटता है, चूल्हे में खाना बनाती हैं, ठीक है ना, लकड़ी ख़त्म हो रही है, क्लाइमेट चेंज, सब कुछ घुसा दो उसमें, यही नैरेटिव है ना। अब इसका स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है। उज्ज्वला योजना से पहले जो हमारे फौजी 9,000 फीट, 10,000 फीट, 12,000, 16,000 फीट पे बैठे हैं, देश जिनकी पीठ देश की तरफ है, वो ठंड में मर जाते थे, पैर सूज जाते थे। आपने पैर देखे नहीं है, मैंने देखे हैं, पैर फ्रीज हो जाते थे, क्योंकि उस हाइट पे गैस नहीं जा सकती। उस हाइट पे हीटिंग के लिए और कुकिंग के लिए केवल कैरोसिन ही वर्क करेगा, और कैरोसिन आपका राशन में मेनलैंड में मिल रहा है। अब कैरोसिन सीमित है, तो कटा कहाँ कैरोसिन, फौज का। तो कोशिश ये थी कि क्या हम कैरोसिन फौज को उतना दे सकते हैं जितनी उनकी ज़रूरत प्लस 10%। आज कोई भी फॉरवर्ड बेस जाओ, 30,000 लीटर, 40,000 लीटर, 1.5 लाख लीटर कैरोसिन स्टोर है। उसकी कैलोरिफिक वैल्यू हाई होती है, इसलिए उसको हीटिंग और कुकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन उसका आसान होता है। तो अब कैरोसिन की फौज को कमी नहीं है, हथियार वगैरह तो सब पहुंच ही गए हैं। अब तो बस हम इंतजार कर रहे हैं, सर ऑर्डर दे दो। तीन बार गुरेज जाके नीलम नदी के किनारे बैठ के ठंडे पानी में पैर डाल के हम भी मस्ती ले आए हैं, सामने देख के आ रहे हैं। सो दैट इज हाउ द स्ट्रैटेजिक थिंग वर्क्स। आजकल एक शब्द बड़ा प्रचलन में आ रहा है, यूरोपियन यूनियन के 23 में से 17 देशों में, ऐसा कई रिपोर्ट्स में आया मीडिया की, कि नव राष्ट्रवाद का उदय हो गया। ये नव राष्ट्रवाद क्या है? 2016 या 15 में, शायद मैं 15 में लिखा था मैंने, कि जो न्यू ग्लोबल ऑर्डर सेट हो रहा है और इस ग्लोबल ऑर्डर को ड्राइव करेगा नेशनलिज्म। 2015 ही में मैंने लिखा था कि अमेरिका की इलेक्शन की जो फाइट है वो मिस्टर क्लिंटन और मिसेस क्लिंटन के बीच में है। सबने मेरी मजाक बनाई, भाई बिल क्लिंटन थोड़ी ना लड़ रहा है। तब मैंने समझाया मिस्टर क्लिंटन का मतलब बिल क्लिंटन नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि फेस डोनाल्ड ट्रंप है, बैक एंड पे बिल क्लिंटन है। खैर वो कहानी अलग है। लेकिन आने के बाद 4 जो स्तंभ खड़े हुए थे नेशनलिज्म के, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू, पुतिन, मोदी और आपके ट्रंप। अब इनकी सिग्निफिकेंस क्या है? ट्रंप और पुतिन फिल्थी रिच हैं, मतलब पैसे की कमी नहीं है। यानी जब आप पावर का इस्तेमाल अपनी वेल्थ इंक्रीज करने में नहीं लगा रहे हो, तो वो या तो राष्ट्र के लिए खर्च होती है या टोटली डिस्ट्रक्टिव होती है। और चारों में राष्ट्रवाद सबसे ज़्यादा था अपने देश के लिए। उसके बाद मैक्रोन आए, उसके बाद अब वो इटली वाली आ गई हैं। एक सेकुलर आया था अभी लंदन में, तो हमने बोल दिया था 44 दिन काम कर ले, बाद बोरिया बिस्तरा बांध लेना। आप लोगों को पता है 6 सितंबर को मैंने बोल दिया था कि 2 महीने निकाल ले तो बहुत बड़ी बात है। हमें पता था वो 2 महीने से ज़्यादा नहीं टिकनी। जो हमारे इतिहासकार हैं, मेरे ख्याल से इतिहासकार बोलना उन्हें गलत होगा, वो पर्सनल बायोग्राफी लिखने वाले लोग हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इनका इतिहास शुरू होता है मोहनदास जी से और अंत हो जाता है राहुल गांधी पे।
गुलजारी लाल नंदा कौन थे? हाथ खड़ा कीजिए, कोई किसी को पता है गुलजारी लाल नंदा कौन थे? इतने बड़े हॉल में 4, 5, 10, 20 लोग हैं, आपको पता ही नहीं, इतिहासकार ने बताया ही नहीं। भारत की प्रॉब्लम क्या है? भारत की प्रॉब्लम ये है कि हमारा इतिहास मोहनदास जी गुजरात वालों से शुरू हुआ था और राहुल गांधी पे ख़त्म हो जाता है, इससे ज़्यादा इतिहास नहीं है। और हमें ये पढ़ाया जाता है कि हमने बिना खड़क बिना ढाल आज़ादी ले कैसे ली। पढ़ाना ये चाहिए कि क्या कारण था कि हमारी आज़ादी गई, तभी आप अगले 1000 साल के लिए प्रिवेंट कर सकते हो कि कोई आप पे राज ना करे। लेकिन हम पढ़ाते क्या हैं? आज़ादी कैसे ली, हम ये नहीं पढ़ाते आज़ादी क्यों गई। बहुत बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है। और जब आप बात करते हैं इतिहासकार की, तो इतिहासकार ये तो बताते हैं कि गुलाबी चाचा जो थे वो पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो इतिहासकार ये नहीं बताते कि सितंबर 1946 में गुलाबी चाचा ने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली थी, टेकिंग द ओथ ऑफ किंगडम। वो प्रधानमंत्री सितंबर 1946 से, और वो क्यों है ये नहीं बताते, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की आईएनए ने जो भारतीय नौसेना थी उसमें विद्रोह कर दिया था, और वो विद्रोह सिविल सोसाइटी में, पुलिस में, और जो टीचर्स, प्रोफेसर्स इत्यादि हैं उन सब में फैल चुका था। और तब ये बात हुई अंग्रेजों में कि इस विद्रोह को अगर रोकना है तो एक ऐसा चेहरा भारत के सामने दो जो हो तो हमारा लेकिन चेहरा भारतीय। और गुलाबी चाचा आ गए, वरना भारत की आज़ादी 1943 में मिल चुकी और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। अब यहां एक प्रश्न, सॉरी मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं, यहां एक प्रश्न और आ जाता है जो आप लोग सोशल मीडिया पे भी मुझसे पूछते रहते हैं, ये मोदी जी गांधी जी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं यार? भाई साहब एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चाय कितने लोग पीते हैं? चाय कॉफ़ी सभी पीते हैं। कितनी चम्मच चीनी डालते हो उसमें यार? 1 चम्मच 2 चम्मच, ठीक है ना? मान लो मैं उसमें 5 चम्मच चीनी डाल दूँ, पी पाओगे? 5 चम्मच चीनी आपकी चाय में डाल दूँ, पी पाओगे? तो यही हो रहा है, वो 5 चम्मच चीनी डाल रहे हैं, आप चिढ़ रहे हो बार बार। यही हम चाहते हैं, चेंज ऐसे ही आता है। जो लोग ये सोचते हैं कि तलवार की धार पे मारकाट होगी, वो ना मोदी करने वाले हैं ना मैं लिखने वाला हूँ। वो हमारे सुरेंद्र भाई के डीएनए में है, ठीक है? तो वो वहाँ करेंगे और शाम को पाठशाला सुशांत जी चलाएंगे। पर गुरुकुल के जो शिष्य होते हैं वो थोड़े सटल होते हैं, हम लोग थोड़े शांत स्वभाव के होते हैं। हम मारते हैं लेकिन बताते नहीं है कि हम मार दिया हमने। तो आज आप पाठशाला भी बैठी हुई है, आपके सामने गुरुकुल भी बैठा हुआ है, और ये दोनों का अपना अपना महत्व है। ऑब्जेक्टिव एक है, रास्ते काम करने के अलग हो सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। जनता के प्रश्न से पहले ये तो बता दीजिए कि इस पाठशाला और गुरुकुल का चाणक्य कौन है? देखो, पाठशाला का चाणक्य कौन है मैं नहीं बता सकता, वो सुशांत है। मेरे गुरुकुल और मेरे एसएलपी का चाणक्य एक रिक्शे वाला है, जो कभी जिसने रिक्शा चलाया था। अब आजकल बड़ा आदमी है, बट पहले कभी रिक्शा चलाते थे। मैं सभागार में उपस्थित सभी श्रोताओं से अनुरोध करूंगा, अपने प्रश्न पूछिए। प्रश्न बेहद सधे हुए हों, कड़े हुए हों,
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक मेरे बहुत क्लोज सब्जेक्ट है मेरे दिल के। कल मैं कुछ 30 महिलाओं से जो इंदौर की अचीवर्स हैं, बड़ी शांति से 3.5 घंटे सबको सुनता रहा। बड़ा अच्छा लगा, मतलब पहली बार मैं शांत था। रात को फ़ोटो भेजी, ग्रुप फ़ोटो वाइफ को, बोली तू जिंदा है। लेकिन कहना कुछ मैं सीरियस चीज़ चाहता हूँ, और सीरियस चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनेगा, ठीक। भारत एक मिलिट्री सुपर पावर भी बनेगा। हमारे बॉयज़, मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 3 साल में 5 अगस्त 2019 की शाम से, जब 370 हटा उसकी शाम से लेके पिछले हफ्ते तक 34 बार कश्मीर में गया हूँ। हर ट्रिप 7 दिन का होता है कम से कम, और 35वां ट्रिप अगले वीकेंड पे है। तो मुझे वहाँ की चिंता नहीं है कि मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, टेक्निकल पावर, हम सुपर पावर हैं, बनेंगे। जहाँ नहीं है वहाँ बनेंगे। लेकिन हम विश्व गुरु तब तक नहीं बन सकते जब तक माताएं अपना रोल अदा ना करें। ये फेमिनिज्म वगैरह का जो कंसेप्ट है, मेरे ओल्ड फैशन्ड हूँ तो मेरे दिमाग में नहीं घुसता है। क्योंकि जिस देश में, जिस संस्कृति में कृष्ण से पहले राधा आती है, शंकर से पहले उमा आती है, राम से पहले सीता आती है, उस देश को आप फेमिनिज्म सिखाओगे? और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि माता रामायण है, क्योंकि माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में बिठाल के हर वो चीज़ दिखाना चाहती है जो माँ देख रही है। यानी चरित्र का निर्माण माँ से होता है, और चरित्र बुनियाद है। एक छोटी सी कहानी है। अच्छा, पिता जो है वो फालतू नहीं है। जैसे कि फेमिनिज्म बोलते हैं, आई डोंट नीड मैन, जहाँ हमारी फेमस एक्ट्रेस हैं कुछ, आई डोंट नीड मैन, आई ओनली नीड मैन व्हेन आई हैव टू प्रोड्यूस द चिल्ड्रन, राइट? ऐसा कुछ कमेंट आए हुए हैं। पिता वो है जो बच्चे को कंधे पे बिठाल के वो दुनिया दिखाता है जो उसने नहीं देखी, और वो ही गीता का सार है। तो मां रामायण है तो पिता गीता है। और जब हम ये चीज समझ लें, बाकी चाणक्य के लिए तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं आजकल। तो मतलब सुबह उठ के जयशंकर को एडवाइस देना, मोदी को एडवाइस देना, डिफेंस मिनिस्टर को एडवाइस देना, क्या जाता है यार? मोटा भाई का फ्री का इंटरनेट है और ट्विटर आपका फ्री का है, पेल दो एडवाइस। बहुत सारे सूरमा भोपाली हैं जिनकी 70 किलो की बीवी और 26 किलो का बच्चा संभलता नहीं है। वो सुबह सुबह 130 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री को बताते हैं देश कैसे चलाना है। देखो, मोदी जी के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, पिछले 5 साल में कुछ नहीं किया। सॉरी, मेरा सेशन ऐसा होता है, मेरा ऑर्डिनरी यूट्यूब डिस्कशन 2.5 घंटे का होता है, सेशन तो मैं 6 घंटे वाला हूँ। इंदौर फिर से बुलाएगा, डिटेल में बात करेंगे, पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समाप्त करता हूँ। बांस का जब पेड़ लगाते हैं, बांस का पेड़ नहीं कहेंगे, घास कहेंगे, बांस अब घास में क्लासिफाई होता है। तो जब बीज आप ज़मीन में डालते हैं, 6 महीने कुछ नहीं होता, 1 साल कुछ नहीं होता, 2 साल कुछ नहीं होता, 4 साल कुछ नहीं होता, 5 साल कुछ नहीं होता। 5 साल के बाद फटक से एक अंकुर फूटता है, और वो फिर पेड़ ऐसा होता है कि वो रोज 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर बढ़ने की काबिलियत रखता है। बहुत फास्ट ग्रोथ होती है बांस की। लेकिन 5 साल वो ज़मीन के अंदर रहता है। सवाल ये है कि वो 5 साल ज़मीन के अंदर कर क्या रहा है? वो 5 साल ज़मीन के अंदर
रिवर्स डायरेक्शन में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। तो पिछले जो 5 साल बीते 14 से 19 तक वो जड़ें मजबूत कर रहे थे, अब बांस बाहर निकल रहा है और वो बांस इतना ज़्यादा बाहर निकल रहा है कि अब हम अमेरिका में बैठ के अमेरिका को बताते हैं हमें लेक्चर ना दे। अब हम सर्जिकल स्ट्राइक के लिए अमेरिका से परमिशन नहीं लेते, हम ठोक के आ जाते हैं। अमेरिका पाकिस्तान को बोलता है भाई भारत कुछ करने वाला है, तो अमेरिका उसको बोलता है देख हम तो कुछ कर नहीं सकते, तू सुधर ले। वो दिन गए जब हम कटोरा लेके भीख मांगते थे। तो सनातन सिविलाइजेशन का उदय हो चुका है। एक अंतिम पॉइंट, राम मंदिर के बारे में बहुत सारा डिस्कशन हुआ। मेरी सोच थोड़ी अलग है। मैं राम मंदिर को धर्म से नहीं देखता हूं। मैं आपको एक चीज पूछूं, आप सबने पढ़ा है दुनिया में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। आपको पता है दुनिया में एक 3rd पोल भी होता है? कोई बता सकता है वो 3rd पोल क्या है? वो 3rd पोल का नाम है तिब्बत। क्योंकि दुनिया में 65% फ्रेश वाटर तिब्बत में, पानी नहीं होगा तो क्या करोगे? तो जो तिब्बत डोकलाम गलवान की लड़ाई है, सियाचिन की, अक्से चिन की, वो सब पानी को लेके है। ये मैंने 1999 में मैंने एक आर्टिकल लिखा था किसी जर्नल के लिए। तो मैंने लिखा था द फ्यूचर वॉर इज ऑल अबाउट वाटर। तो आने वाले वक्त में भारत का सूर्योदय हो चुका है, उसको तो अब जगने अब शुरू हो गए। तो यार अंगड़ाई तो लेंगे, तो खाट के ऊपर अंगड़ाई लोगे तो हाथ ऐसे ही जाता है ना, पड़ोसी के पास 2-4 बजा दिए। आज देख लो 4 जगह बजा रहे हैं। आप सब ने शोर मचाया था, वो मौलाना साद को नहीं पकड़ा। कभी आपने क्रिटिकल थिंकिंग करी कि क्या भारत का NSA इतना वेला आदमी है कि रात के 2 बजे मौलाना साद से मिलने जाएगा और उसको बोलेगा भाई तू घर में बैठ जा, कोरोना फैला रहा है? ये काम NSA का तो नहीं है ना। क्या किस कारण गए? और उसका नतीजा आज पता है क्या दिख रहा है? TTP पाकिस्तान आर्मी को रोज ठोकती है वजीरिस्तान में। वो वजीरिस्तान का एसेट है। तो यू नो द ट्रिक, वी नो हाउ टू प्ले इट बेटर। फ्रॉम देयर आई विल। धन्यवाद डॉक्टर साहब। Social media complete.